Hello everybody, today we will discuss about the सोनोमीटर। ये सोनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम जो है रेजोनेंस कैलकुलेट करते हैं किसी वायर की, और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे सोनोमीटर थ्योरी और उसके डायग्राम। सोनोमीटर की डेफिनेशन क्या है? सोनोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसफर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव जो ट्रांसफर वेव्स है आपकी, उसे हम इससे मेजर करते हैं वेलोसिटी इसमें। इन अ स्ट्रेच मेटालिक वायर जिसमें इसमें दिखाता हूँ आपको। ये एक मेटालिक वायर है, जैसे अगर आप देखें ये A to B ये वायर जा रहा है ना, ये वायर है आपका, ये इससे ये मेटालिक वायर से स्ट्रेच होता है, खींचा, यहाँ पर वेट होते हैं इसके। अगर आप देखें ये वेट लगे हैं इसके, तो इससे टच होता है, यहाँ से टाइट होता है क्लैंप से, और इधर से ऐसे ये स्ट्रेच होता है। ये जो है आपके जो हैं आप ये कह सकते हैं एक हैंगिंग क्लैंप होते हैं। क्लैंप आप ये कह सकते हैं जिससे कि वायर जब खींचेगा, अगर आप देखेंगे ये ना हो तो वायर क्या होगा, इस बोर्ड से टच हो जाएगा। तो इसलिए क्लैंप रहता है कि वायर जो है वो ऊपर ही रहे। आप आगे पढ़ते हैं इसमें। द प्रिंसिपल ऑफ सोनोमीटर इज बेस्ड ऑन द रेजोनेंस ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेशन। स्ट्रिंग जो वाइब्रेशन है, जो स्ट्रिंग है, जो वायर है इसमें, जैसे अभी दिखाया मैंने आपको ब्लैक रंग का वायर, ये वायर जो है ये स्ट्रेच रहता है। तो जब आपने स्ट्रेच करा, इसमें आगे पढ़ते हैं। बाय दैट एन एक्सटर्नल सोर्स लाइक बाय द वर्किंग वाइब्रेशन, जो वर्किंग ऑसिलेशन है, इसकी ऑसिलेशन जो ऑसिलेट यानी कि आपका इस तरीके से हिलेगा तो ऑसिलेट होता है। तो ये बात बोल रहा है कि ऑसिलेट करेंगे इज इंट्रोड्यूस बाय द क्लैम्प स्ट्रिंग बाय एन एक्सटर्नल सोर्स लाइक अ ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक से ये लगा रहता है बाय एन ऑसिलेटर, एंड द करस्पॉन्डिंग ऑसिलेशन इन द स्ट्रिंग विल बी स्ट्रॉन्गर देन द रेजोनेंस टेक प्लेस। अब क्या करते हैं हम, इसमें ये स्ट्रिंग रहता है और इससे रेजोनेंस के लिए जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम जो है ट्यूनिंग फोक लगाते थे, और इससे इसकी वाइब्रेशन इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी वाइब्रेशन, और ये हिल लग जाएगा वायर, और फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसका प्रिंसिपल है। दैट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ सोर्स मेकिंग बाय एनी ऑफ द हार्मोनिक ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेशन जो है स्ट्रिंग की, वो जब वाइब्रेशन होने लग जाएगा उसमें यानी फ्रिक्वेंसी होने लग जाएगी। फ्रिक्वेंसी यानी कि मूवमेंट, जैसे ये ऐसे वाइब्रेट होने लग जाएगा, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक डिवाइस होती है जिससे आप सोनोमीटर समझ गए होंगे कि सोनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम मैकेनिकल सोर्स एनर्जी जो है मैकेनिकल वेव स्ट्रेच करके रखते हैं, और उससे हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कि कितनी उसमें वेलोसिटी चल रही है। आगे पढ़ते हैं इसमें। द फिगर शो द स्ट्रक्चर एंड सेटअप ऑफ द सोनोमीटर। सोनोमीटर नजर आ ही रहा होगा आपको। इट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड बॉक्स, ये बोर्ड बॉक्स है, इसका लकड़ी का बना होता है। ऑन विच द ए बी वायर, ये वायर ए बी वायर इज स्ट्रेच बाय हैंगिंग वेट्स। हैंगिंग वेट ये नीचे नजर आ रहा है आपको, वेट इसे लगाते हैं बाय as shown in the figure on sonometer the box are there two clamps। ये clamps दिखा रखे हैं। अगर आप C1 C2 की बात देखें, C1 एंड C2, ये क्या होता है, सपोज मैं इधर लगाऊंगा, इसे हम राइट कर सकते हैं, यानी कि इधर से इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये जब आप वाइब्रेशन होती है, जैसे आप लगाएंगे इसमें, तो वाइब्रेशन को स्लाइड कराने का काम होता है, और इससे हम देखते हैं कि जिसमें पूरी फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है ऐसे करके ऊपर नीचे, तो हम इसे लगाते हैं। तो रेजोनेंस मालूम होना चाहिए। रेजोनेंस जिन्हें नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखें जिसके अंदर मैंने रेजोनेंस अच्छे समझाया, और वो समझ के उसमें इसे यूज़ करना सीखें। When the oscillating tuning fork is placed in contact with the sonometer, आपने जो है ये यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे आप ये देखेंगे ट्यूनिंग फोक को से टच करेंगे तो जो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट यानी हिल रहा है, तो इसमें वाइब्रेशन जो है इस वायर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसे ट्रांसफ़र होने की वजह से इसमें ये भी हिलने लग जाएगा। प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द सोनोमीटर एज शोन इन फिगर बी, the same oscillation will transfer to the wire।
if T is the tension in the string is there, टेंशन है इसमें स्ट्रिंग में है ये, एंड एन नॉट जो है आपका वो है फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक की फ्रिक्वेंसी आपने देखी है, दैट इज गिवन बाय एन नॉट दे रखिए। तो आप जो है इसे देखेंगे, सो द वेवलेंथ इन द वायर, वेवलेंथ जो वायर में बनेगी दैट विल बी लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एन नॉट और 1 अपॉन वी नॉट रूट टी अपॉन म्यू। ये म्यू जो है आपका मास पर यूनिट लेंथ है। व्हेन द लेंथ बिटवीन द टू क्लैम्प इज when the length between the clamp is integral multiple of 2n of n lambda by 2, ये lambda by 2 से है। ये आप ध्यान रखिए, जो जैसे आप वाइब्रेशन हो रही है, जब आप इसे क्लैम्प को लगाएंगे पूरी वाइब्रेशन लैम्डा वे आनी चाहिए। ये आपको इस तरीके से रखनी है कि ये जो है इंटीग्रल मल्टीप्लाई लैम्डा बाय 2 एंड द स्टेशनरी वेवलेंथ इज स्टैब्लिश। एक स्टेशनरी वेवलेंथ स्टैब्लिश हो जाएगी, यानी फॉर्म्ड हो जाएगी इन द वायर, इन द पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन द टू C1 एंड C2। आप उसे हिला भी सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था पीछे, इसको और इसको आप हिला भी सकते हैं। सपोज हमने C2 को C3 पोजीशन में पहुंचा दिया, तो ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर देखिए ऐसे वेवलेंथ है आपका, तो अगर आप इसे कट करते हैं, यहाँ पर हमने लगाया, ये आया C1, अगर आप इसे C2 को इधर लगाते हैं दैट इज दिस पोर्शन, तो दिस इज C1, दिस इज C2, सॉरी दिस इज C1 C2 C3, तो यानी इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का ही आ रहा है। तो इस तरीके से लगा सकते हैं, यानी आपका हर बार वेवलेंथ का आएगा, वही चीज़ उसमें बताया। To adjust the clamp, C1 is fixed and C2 is displaced so that the small rider के ऊपर यानी piece of paper on the wire start jumping violently। आप वायर को लगाएंगे और वो जो है वो जो आपका पेपर है वो उछल के, राइडर जो है वो उछल के नीचे गिर जाएगा। एंड फॉलिंग इंडिकेटिंग दैट द वाइब्रेशन इज एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम, रेजोनेंस पहुंच गया यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ द वायर इज इंक्रीजिंग एंड स्टेशनरी वेव्स आर स्टैब्लिश, स्टेशनरी वाइब्रेश हो गई है। लेट दिस सिचुएशन द लेंथ बिटवीन द टू क्लैम्प विल बी L1, ये L1 है, एंड नाउ द C2 इज डिस्प्लेस। जो मैंने अभी बताया था आपको, C2 डिस्प्लेस किया है अवे फ्रॉम C1, अगेन द रेजोनेंस इज ऑब्टेन्ड, रेजोनेंस फिर से मिलेगा। रेजोनेंस मैंने बताया आपको, जैसे वेव ऐसी जनरेट होती है तो बहुत सारी हो रही है। अगर आप इसे कट करके पूछें, जैसे यहाँ तक आपने C1 जो है पहली पोजीशन है, ये C2 है, सपोज मैंने C2 को हटा करके इसे C3 पोजीशन पे लगा दिया, तो ये भी क्या है, रेजोनेंस है। अगर यहाँ पे भी उठा के लगाता हूँ C4 पे, तब भी ये रेजोनेंस है। तो दिस विल हैपन व्हेन द क्लैम्प विल रीच, असल में आपको तभी ये जब आप राइडर को लगा करके क्लैम्प को हिलाएंगे तो एक पोजीशन आएगी जहाँ पर वो गिर जाएगा। तो नाउ रीच टू पोजीशन C2, नेक्स्ट नोड ऑफ द स्टेशनरी वेव इज प्रेजेंट एज शोन इन द फिगर B2। जैसे इसको हम नोड बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ से ऐसे वेव चल रही है आपकी, तो पहली नोड ये है, दूसरी नोड ये है, तीसरी नोड ये, तो नोड आती रहेंगी, वही बात बता रहे हैं। लेट दिस लेंथ बी L2, so we can say as L2 and L1 and L2 are the two successive resonance length, then we have L2 minus L1 is equal to lambda upon 2, ठीक है। तो इसमें so the wavelength of the wave is given by lambda is equal to lambda by 2 L2 minus L1, ये फॉर्मूला दे रखा है। ये आपको as the frequencies and not of the oscillating source known, we can find the velocity of the wire। वायर की वेलोसिटी जो है वो कितनी आएगी आपकी, आएगी फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, दैट इज द वेव आपका फ्रिक्वेंसी है। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ये जनरल फॉर्मूला है। और इस ऊपर वाले इक्वेशन के हम पुट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू, दैट इज 2n L2 माइनस L1। अब सेकेंड क्वेश्चन से हम जो दे रखा है इसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेटिंग द पार्शियल
मेजरमेंट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसफर वेव इन द स्ट्रेच वायर। और इसे अगर आप कंपेयर करें फर्स्ट, दैट विल बी इक्वल टू टी बाय म्यू। ये टी बाय म्यू के बराबर है रूट टी बाय म्यू। टी इज द टेंशन, म्यू इज द आपको जो आ रहा था, और जो टी इज इक्वल टू रूट टी बाय म्यू, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो हम इसको इक्विवेलेंट इससे रख सकते हैं और इसकी वेलोसिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कैन बी कंपेयर विद द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v। और इस तरीके से हम जो है ट्रांसफर वेव जो है इस मैकेनिकल वे में जो कि स्ट्रेच वायर में है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल फिजिक्स फॉर यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, थंब इम्प्रेशन जो है क्लिक करें। इससे आपको मेरी वीडियो से अपडेट्स मिलते रहेंगे और कंटिन्यूसली फिजिक्स इम्प्रूव होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।